नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HASR। आज हम बात करेंगे कि इस समय धान में आने वाली समस्याओं के बारे में। देखिए, धान की फसल लगभग लग चुकी है और उसमें कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि किसान उसमें दवाइयां डाल रहे हैं और बगैर जरूरत के खर्चा कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो भी समस्याएं हैं धान की फसल में, विशेष तौर पर रोपाई करने वाली फसल में, उसमें कोई भी समस्या मुझे ऐसी नहीं लगती कि जिसमें आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहली जो समस्या आती है और मुख्य समस्या होती है इस टाइम पे लगाने के बाद, वो गहरी रोपाई की होती है। गहरी रोपाई में क्या होता है कि लगने के बाद 15, 20, 25 दिन तक फसल फूट नहीं करती है और वो उसकी जो बढ़वार है रुक जाती है, खड़ी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जब नरम गारा में फसल की रोपाई हो जाती है तो उस समय ये समस्या आती है। इसमें क्या होता है कि जब गहरी लग जाती है तो तने के अंदर नीचे जब पहली गांठ बनती है, जो लगभग 8-10 दिन ले सकती है, वहां से फूट शुरू होनी होती है पौधे में। लेकिन वो हिस्सा अगर पौधे का जमीन के अंदर गया हुआ है, दबा हुआ है, तो वहां से फुटाव नहीं शुरू होगा आपका। यदि ठीक गहराई पर फसल की रोपाई हो गई है, 1 से 1.25 इंच के लगभग मानी जाती है इसकी रोपाई की सही डेप्थ, तो उसमें क्या है कि लगते ही आपकी जो फसल है तीसरे चौथे दिन रंग दिखाने लगती है और उस फुटाव उसमें होने लगता है। लेकिन जब गहरी रोपाई हो जाती है तो उसमें फुटाव 15-20 दिन तक भी नहीं हो पाता है और उसके बाद क्या होता है कि फसल का जो तना है वो गलने लगता है। क्योंकि जब पौधे की ताकत सुचारू रूप से प्रयोग में नहीं आती है, उसका एक जो कंडक्टेंस है प्रॉपर नहीं होता है, ठीक तरह से ऊर्जा प्रयोग नहीं होती है, तो पौधा गलने लग जाता है, उसका तना गलने लग जाता है और किसान समझता है कि इसकी जड़ों में कोई समस्या है। पौधे उगाड़ के देखता है तो उसकी जड़ें काली या ऐसी लगती हैं कि इनमें फुटाव नहीं चल रहा है जड़ों में। तो उसकी वजह से वो देखता है कि कोई कीड़े की समस्या हो सकती है इसके लिए, और इसमें किसान अलग अलग तरह की दवाइयां डालने लगता है और काफी खर्चा हो जाता है। और ये समस्या ऐसी है कि इसमें जब भी गहरी रोपाई हो जाती है तो फसल काफी दिनों तक नहीं उभर पाती है, बल्कि लास्ट टाइम तक भी फसल अपना रूप में नहीं आ पाती है, उसमें फुटाव पूरा नहीं हो पाता है, खेत भर नहीं पाता है और इसलिए पैदावार में नुकसान होने की संभावना हो जाती है। और उस टाइम तक किसान अलग अलग तरह की काफी खर्चा कर चुका होता है। दूसरी समस्या है कि अब जो पहले 15-20 दिन होते हैं इसमें गहरी रोपाई की समस्या होती है। उसके बाद दूसरी समस्या जो शुरू होती है लगभग तीसरे चौथे सप्ताह से, वो जिंक की कमी के कारण हो जाती है। जिंक की कमी में क्या होता है कि जो पत्ता है वो लाल सा होने लगता है, कमजोर होने लगता है। आप जब उसको तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाता है, उसमें ज्यादा जान नहीं होती है और जैसे जर लग जाता है तीसरे चौथे पत्ते के ऊपर, तो उस तरह के लक्षण आने लगते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें भी कोई दवाई की जरूरत नहीं होती है, बल्कि जो जिंक सल्फेट है उसका स्प्रे किया जाता है 0.5% के हिसाब से। अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो जीवामृत के 100 लीटर में 500 ग्राम जो 21% वाला जिंक सल्फेट है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर 33% का जिंक सल्फेट है तो उसका लगभग 350 ग्राम 100 लीटर में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी समस्या बकाने की, ये बासमती की किस्में आती हैं। इसमें क्या होता है कि जो बासमती की किस्में हैं इसमें पौधे लंबे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इसका इलाज बिजाई करते समय तो होता है जैसे, या फिर पौध की रोपाई से पहले पौध में भी इसका हो सकता है। लेकिन एक बार जब पौध खेत में लग जाती है तो उसके बाद इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, संसार में ही कोई इलाज नहीं है। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें जो मौसम है उसके हिसाब से ये आखिरी टाइम तक घटती बढ़ती रहती है। और किसान सोचता है कि जब बाजार में जाता है और डीलर के पास जाता है तो दवाइयां लेने के लिए जाता है, तो डीलर 3 से 4 दवाइयां उसको दे देता है और किसान सोचता है कि उसने दवाइयां डाल दी हैं जिसकी वजह से इसका कंट्रोल हो गया है।
लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि मौसम के साथ घटती बढ़ती रहती है और उसके बाद भी इसकी समस्या आती रहती है। तो इसमें भी अब कोई दवाई काम नहीं करेगी। अब जो चौथी समस्या है वो नमक की वजह से हो सकती है। आपके पानी में नमक हो या मिट्टी में नमक हो। देखिए, हरियाणा के लगभग 70% पानी है जो ट्यूबवेल के पानी है, जो अंडरग्राउंड पानी है, उसमें नमक की मात्रा रहती है। उसकी वजह से धान की फसल में इस समय समस्या आ सकती है। तो इसकी क्या है कि नमक दो तरह के होते हैं। इस पे मैंने कई बार वीडियो भी बना चुका हूं। दो तरह के नमक होते हैं। एक तो होते हैं अघुलनशील, जिसमें पीएच बढ़ जाती है खेत की। तो उसमें जब ट्यूबवेल लगातार चलता रहता है और मान लो पानी में भी पीएच ज्यादा है, तो जमीन में वो जो नमक है जमा होते रहते हैं ऊपर की सतह में, और जमीन की पीएच भी बढ़ जाती है, और इसका इलाज होता है जिप्सम। तो इसमें क्या करें, मान लो पहले आपने जिप्सम नहीं डाला है रोपाई से पहले, और फिर भी आपकी समस्या में, आपके खेत में अघुलनशील नमक की समस्या है, तो आप जब भी पानी दें तो जो ट्यूबवेल की अवधि है उसमें पर एकड़ के हिसाब से आपको लगता है कि ज्यादा नमक है तो 5-7 बैग पानी के साथ बहा दें। जो अवधि होती है पानी की, उसमें जो जिप्सम के जो बैग होते हैं उनमें बारीक से सुराख करके उनमें डाल दें, या नक्के के ऊपर डाल दें, और वो जिप्सम जो है धीरे धीरे खेत में चला जाएगा और आपकी जो समस्या है उसमें समाधान होने की संभावना हो जाएगी। दूसरी तरह के नमक होते हैं घुलनशील नमक। घुलनशील नमक की मैं पहचान बता देता हूं आपको। घुलनशील नमक में क्या होता है कि जहां से ट्यूबवेल का पानी खेत में एंटर होता है, घुसता है, यानी कि नक्के के स्थान पर, उस साइड की फसल आपकी अच्छी मिलेगी। और जहां वो पानी खेत में से होकर के जाके ठहरता है लास्ट में, वहां पर आपकी फसल प्रभावित होगी। कई किसान क्या कर देते हैं कि किले के अंदर से दूसरे किले में भी नाका कर देते हैं, तो उसमें भी दूसरे किले में जाकर के जहां पर पानी खड़ा होता है लास्ट में, तो दोनों किलों के वो नमक है घुल करके वहां इकट्ठे हो जाते हैं और वहां समस्या काफी बढ़ सकती है। तो इसमें क्या करें हम कि एक तो ये ध्यान रखें कि इसमें पानी खड़ा ना होने दें ज्यादा समय तक, क्योंकि जब इसमें ज्यादा समय तक पानी खड़ा हो जाता है तो नीचे का तना है वो नमक की वजह से गलने लगता है, और गलने की वजह से तना कमजोर हो जाता है, और ऐसी फसल लास्ट में जाकर के जब बड़ी हो जाती है, जब उसमें बालियां आ जाती हैं, लास्ट टाइम पे कटाई से पहले हल्की सी हवा के झोंके से या मौसम खराब होता है तो गिर जाती है, जिसको उकासा या उगाड़ा कहते हैं। तो ये घुलनशील नमक, इनके लिए क्या करना है कि आपने ऐसा प्रबंधन करना है खेत का कि खेत में ज्यादा समय तक पानी खड़ा ना रहे और खेत पानी पीता रहे। अगर खेत फिर भी पानी नहीं पीता है, क्योंकि आपने अगर उसमें पाड़े ज्यादा काट दिए हैं तो खेत कम पानी पीता है, तो उसमें क्या करें कि जब भी पानी ऐसा लगे, चाहे बारिश का भी पानी है, उसको भी ज्यादा समय तक खड़ा ना रहने दें, और उसको भी खेत में फसल के दौरान 2 से 3 बार जब भी पानी खड़ा हो खेत में, चाहे बारिश का पानी हो या बारिश का पानी नहीं है तो ट्यूबवेल का पानी दे करके उसमें कुछ 2-3-4 घंटे पानी खड़ा रख करके और उस पानी को खेत से बाहर निकाल दें। एक बार बालियां आने से पहले और एक बार बालियां आने के बाद उस पानी को आप बाहर निकाल देंगे, तो जो घुलनशील नमक है वो घुलनशील नमक पानी में घुल के बाहर आ जाएंगे और उसका नुकसान कम हो जाएगा। तो आगे जो एक जैसे धान की सीधी बिजाई आपकी, इसमें लोहे तत्व की कमी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि पौधे पीले होकर के सफेद होने लगते हैं, तो इसमें हरा कशिश या आयरन सल्फेट होता है, इसमें भी आप 0.5% उसका स्प्रे कर दें। तो और जो भाई प्राकृतिक खेती करते हैं वो जीवामृत के साथ मिला करके 100 लीटर में 500 ग्राम इसको मिला करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। छठी समस्या जो इस वर्ष आ रही है वो बोनने पौधों की समस्या आ रही है। ये समस्या 3 साल पहले भी आई थी। ये एक वायरस की बीमारी है और वायरस की कोई भी दवाई नहीं होती है। ये बीमारी जो 3 साल पहले आई थी, वायरस की बीमारी थी, पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आ गई थी। पंजाब और हरियाणा के वैज्ञानिकों ने इसमें काफी इस पर चिंतन मनन किया था और उसके बाद ये कहा था कि एक तो जो अगेती लगी हुई जो धान की फसल है उसमें ज्यादा आई हुई है, दूसरा इसको जो फैलाने का जो मीडियम है वो तेल्ला है, ऊपर होता है। अगर खेत में ऊपर ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसके माध्यम से ये खेत में ज्यादा फैल सकती है। इसके अतिरिक्त क्योंकि ये वायरस की, तो ऊपर का कंट्रोल रखें
और वायरस की कोई भी दवाई नहीं होती है। वायरस तभी कंट्रोल होती है जब आपकी खेत की इम्यूनिटी अच्छी होती है, चाहे आदमी का केस हो, चाहे पशुओं का केस हो, चाहे कोरोना का या लंपी का केस हो। वायरस का एक ही चीज है कि इसमें इम्यूनिटी काम करती है, और अगर खेत की इम्यूनिटी अच्छी है तो इसका जो फैलाव है वो भी नहीं होता है और इसका आक्रमण भी नहीं होता है, अगर खेत की इम्यूनिटी मजबूत है तो इसके लिए अगर मान लो खेत में आने लग गई है, इसमें दवाई काम नहीं करेगी। मेरी सलाह यह है कि इन खेतों में आप जीवामृत का सिंचाई के साथ दें, जो प्राकृतिक खेती में अपनाया जाता है। जीवामृत अगर नहीं है और आपके पास गौमूत्र उपलब्ध है या डेयरी वाश उपलब्ध है तो उसको भी 40-50 लीटर लेकर के पानी के साथ, सिंचाई के साथ आप खेत में दे सकते हैं। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं किसानों की कि जहां भी इन चीजों का प्रयोग किया जाता है, जीवामृत वगैरह प्रयोग किया जाता है, वहां बोने पौधों की समस्या 3 साल पहले बिल्कुल नहीं आई थी। और मैंने किसानों के साथ भी किसानों के खेत विजिट किए थे, और यहाँ गुरुकुल में 100 गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 100 से ज्यादा एकड़ में धान की फसल लगाई जाती है, और 3 साल पहले यहाँ एक भी पौधा इस समस्या का नहीं आया था। इसलिए क्यों नहीं आया था कि इसमें जो मिट्टी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और जो लाभदायक जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो खेत में बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से इसका प्रकोप नहीं हो पाता है। और अगर फिर भी आपको लगता है तो इसमें हॉपर का कंट्रोल, तेले का कंट्रोल जरूर रखें। जो प्राकृतिक खेती करते हैं वो निमा स्तर, अग्नि स्तर का स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में जो समस्या है, ये भी समस्या ये है कि किसान दीमक के नाम पर दवाइयां डालते रहते हैं, जबकि धान की फसल में दीमक की समस्या नहीं आती है। आप ये देखें कि जिस खेत में धान की फसल लगाई हुई है, अगर उस खेत के बाहर डोल के ऊपर कोई पौधा खड़ा है, जैसे सफेदा खड़ा है आपके मान लो, तो सफेदे के ऊपर दीमक ऊपर तक चढ़ जाती है और उसकी जो बार्क है, उसकी बाहर की खाल है, उसको खाती है वो, उसमें दीमक होती है, लेकिन अंदर उसका नुकसान नहीं होता है। लेकिन किसान फिर भी क्या करता है कि उसमें दीमक के नाम पर दवाई डालता है और उसको लगता है तेरे को फायदा हुआ है, पौधे जो फसल है उसका रंग कुछ बदला है। इसका कारण ये होता है कि हम जितना जहर खेत में डालते हैं उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो भी मर जाते हैं, और उनके मरने की वजह से उनके जो सेल टिश्यूज होते हैं, उनका शरीर के टिश्यूज होते हैं, उसमें जो खाद की मात्रा होती है वो रिलीज हो जाती है, और उसकी वजह से पौधों को लगता है कि फायदा हुआ है, लेकिन उसकी वजह से लंबे समय के लिए हम खेत का नुकसान कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं और केंचुए हैं वो मर जाते हैं, जिससे मिट्टी का भी और फसल का भी नुकसान होता है। अब इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कोई भी, जितनी भी मैंने समस्याएं बताई है, कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसमें आपको दवाई की जरूरत पड़े। अब समस्याएं कौन सी हो सकती हैं जिनमें दवाइयों की आपको जरूरत पड़ती है? धान में मुख्य तौर पे 3 कीड़े आते हैं इस टाइम पे या आगे आने वाले टाइम में। इसमें एक तेला है, दूसरा पत्ता लपेट सुंडी है, तीसरा गोब की सुंडी है। अब आप देखेंगे जब तक ये बारिश चलेगी, बूंदाबांदी चलेगी, तो इसमें इन कीटों का प्रकोप नहीं हो पाता है और फसल को नुकसान नहीं होता है। इसमें भी आप देखेंगे कि बगैर जरूरत के जब आप दवाई की दुकान पे जाएंगे तो उसने जो डीलर है उसने 3, 4, 5 दवाइयां आपको देनी होती हैं, आप उसके ऊपर खर्चा करते रहते हैं। लेकिन जब तक ये बूंदाबांदी का मौसम रहेगा उस टाइम तक इनका प्रकोप होने की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए देख करके आपको यूं लगे कि नुकसान हो सकता है या बूंदाबांदी नहीं हुई है, कई दिनों से जो 10-15 दिनों तक बूंदाबांदी नहीं हुई है, तो इनकी संभावना अगर लगती है तो फिर आप कंट्रोल इसके मेजर अपना सकते हैं। जो 8वीं समस्या है वो शीत ब्लाइट की आ सकती है। अब शीत ब्लाइट क्या होता है कि जो आपकी डोले होती हैं बाहर की, उसके साथ साथ ये बीमारी शुरू होती है, क्योंकि डोलों के ऊपर जो घास होता है उससे ये खेत में घुसती है। जो पौधे की नीचे का तना है, जो शीत होती है, जहां पत्ते की पकड़ होती है, जहां जो पौधे का फूटा होता है और वहां से जो पत्ता निकलता है और उसकी जो पकड़ होती है नीचे, शीत बोलते हैं उसको, उसके ऊपर ये शुरू होती है। उसके ऊपर जो सांप होती, कांचड़ी होती है, उसके तरह के दाग बड़े बड़े सफेद आने लगते हैं उसके ऊपर। तो ये फिर खेत में बाहर से घुस करके अंदर घुस जाती है। तो इसके लिए सबसे पहली जो सावधानी रखनी है वो ये है कि खेत के डोड़ पर दूब ना होने दें, और इसके साथ साथ अगर मान लो आ गई है तो बाहर की जो 5-7 मीटर है उसमें इसका कंट्रोल करें। और जो भाई प्राकृतिक खेती करते हैं वो इसमें
खट्टी लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो जीवामृत के साथ आप खट्टी लस्सी, जैसे 1 टंकी आप जीवामृत डालते हैं तो उसमें आधा से पौन लीटर खट्टी लस्सी जो 3 से 5 दिन की होती है, उसमें तांबे का तार या तांबे का कोई छोटा बर्तन भी डाल देते हैं और थोड़ी सी चाहे तो थोड़ी बहुत हल्दी भी उसमें डाल सकते हैं स्प्रे करते टाइम पे, उसको मिला करके आप स्प्रे करेंगे तो इसमें प्राकृतिक खेती में वैसे ही ये समस्या बहुत कम आती है। और जो ऊपर की मैंने समस्याएं बताई तो प्राकृतिक खेती में ये सारी ही समस्याएं अपने आप कम आती हैं। तो इस तरह से मैंने 8 समस्याएं आपको बताई है जो इस वक्त तक आ सकती हैं और आने वाले टाइम में जो आ सकती हैं, उनका भी जो कीट आ सकते हैं उनके बारे में मैंने बताया आपको। तो इस टाइम पे बगैर जरूरत के आप खर्चा ना करें और थोड़ा सा ध्यान रखें और खेत में हर रोज विजिट करें, हर रोज जाएं और उसमें देखें कि क्या इसमें कोई नुकसान करने वाली समस्या, कीट या बीमारी का प्रकोप होने तो नहीं लगा है। तो उसमें आप ध्यान रखेंगे तो इनका आप अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर पाएंगे। नमस्कार।